गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग? होप से स्वस्थ होंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, डी स्कूल के लिए जो EC 002 दैट इज मैथमेटिक्स, मेरे बच्चों आपको असाइनमेंट 1 मिल चुका है, मतलब है तो इंट्रोडक्टरी मैथ्स दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। अब थोड़ा आप बात समझिएगा। मैंने आपको पिछली क्लासेस में कई बार बड़े प्यार से बोला, मेरे बच्चों जब आपको असाइनमेंट या पेपर डी स्कूल में मिलेंगे तो थोड़ा सा चीजें आपको टेक्निकल मिलेंगी। उससे पहले आपको बेसिक्स मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रांगली पढ़ना होगा। अब देखिए, सबसे पहले जो उन्होंने आपको असाइनमेंट दिया है वो दिया है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों आपको थोड़ा सा बता दूं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको लिटिल बिट जानकारी होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का भी नहीं है असाइनमेंट, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनता है उस फॉर्मेट का है। तो जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने से पहले ही आपको वेक्टर स्पेसिस चाहिए होते हैं, इवन 2 वेक्टर स्पेसिस चाहिए होते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग सिनेरियो ये था कि आपको ये सब चीजें करने से पहले, मतलब ये तो करनी ही है आपको, ये सब चीजें करने से पहले आपको वेक्टर स्पेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। तो मैंने वेक्टर स्पेस से रिलेटेड एक वीडियो बना के आपको दिया हुआ है। अब वेक्टर स्पेस से रिलेटेड जितना भी सिनेरियोज कंडीशंस होती हैं वो वहां पे जाके आप इजीली चेक कर सकते हो, ठीक। तो आज हम लोग आपका असाइनमेंट डिस्कस करेंगे इस पूरी क्लास के अंदर मेरे बच्चों। तो क्योंकि मेरा जो असाइनमेंट है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, तो 2 मिनट के अंदर अंदर मैं एक बार आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझाता हूं और उसके बाद अपने असाइनमेंट को आज हम सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली में एक फंक्शन होता है, लेकिन उस फंक्शन में एक खास बात होती है कि फंक्शन का डोमेन भी एक वेक्टर स्पेस होगा और फंक्शन का कोडोमेन या रेंज भी एक वेक्टर स्पेस ही होगा। कंफर्म, ये मैंडेटरी है। अब वेक्टर स्पेस क्या होता है वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो सबसे जो सिंपल इजीएस्ट वेक्टर स्पेस होता है वो होता है आर स्क्वायर। इन जनरल हम इकोनॉमिक्स में यूक्लिडियन स्पेस आर स्क्वायर पे ही वर्क करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूक्लिडियन स्पेस आर स्क्वायर ही वेक्टर स्पेस होता है, और बहुत सारे वेक्टर स्पेसेस भी हो सकते हैं। तो चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे बच्चों वो ये कहता है कि लेट, अगर मेरे पास 2 वेक्टर स्पेस है Vn एंड V या Wm, B2 वेक्टर स्पेसेस। आप समझिए, जो Vn और Vm मैंने लिखा है, जो n है वो इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है और जो m है वो W की डायमेंशन है। अब डायमेंशन क्या होती है वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं कैसे डिफाइन होता है। तो चलिए, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायमेंशन होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ द वेक्टर स्पेस, ठीक। तो वो ये कहता है कि अगर मैं एक फंक्शन t डिफाइन करूं किसी वेक्टर स्पेस Vn को डोमेन मानते हुए और किसी वेक्टर स्पेस Wm को कोडोमेन या रेंज मानते हुए, if I define some function or some transformation from the domain vector space V or to the codomain vector space W, and this T satisfy 2 conditions. Number 1, if this T satisfy 2 conditions, T of V1 plus V2 is equal to T of V1 plus T of V2 for all V1 V2 belongs to Vn। मतलब अगर मैं डोमेन वेक्टर के स्पेस के कोई भी 2 एलिमेंट लूं, उनका सम करूं, तो ऑब्वियसली बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस V1 प्लस V2 डोमेन के अंदर ही बनेगा। तो डोमेन के अंदर बनेगा तो T मैं उस पर डिफाइन कर सकता हूं। तो वो ये कहता है कि T ऑफ V1 प्लस V2 कंफर्म इक्वल होने चाहिए T ऑफ V1 प्लस T ऑफ V2 के। सेकेंड कंडीशन है T ऑफ अल्फा इंटू V1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू T ऑफ V1 फॉर ऑल V1 बिलोंग्स टू द डोमेन वेक्टर स्पेस Vn
एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू द फील्ड। और सपोज एक सेकंड के लिए मैंने यहां पर जो फील्ड है उसको मेरे बच्चों रियल नंबर मान लिया, बिल्कुल सिंपल, और कोई अनदर फील्ड भी हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में जनरली हम रियल फील्ड पे ही वर्क करते हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, सिग्मा फील्ड। बी केयरफुल, सिग्मा फील्ड अलग चीज होती है और फील्ड अलग चीज होती है। सिग्मा फील्ड में 3 प्रॉपर्टी होती है जो सेट्स पर वर्क करती है, और फील्ड में 11 प्रॉपर्टीज होती है। फील्ड का भी डेफिनेशन मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है। तो आज फील्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, आज है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बट आज मैंने रियल नंबर को एज ए फील्ड माना हुआ है। तो मेरे बच्चों कुछ राइटर इन दोनों कंडीशंस को एक साथ भी डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं? वो ये कहते हैं कि T इज डिफाइंड एज T1 अल्फा 1 इंटू V1 प्लस अल्फा 2 इंटू V2 एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा 1 T ऑफ V1 प्लस अल्फा 2 T ऑफ V2 for all alpha 1 alpha 2 belongs to real number which is filled, and for all v1 v2 belongs to vn which is the domain vector space। तो अगर कोई फंक्शन t इन दोनों कंडीशंस को या इक्वलेंटली इस एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, then this t is called linear transformation from v vector space to w vector space। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैथमेटिक्स का ये रूल कहता है, जो मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा, मैं पिछली अनदर वीडियोस में ये सब चीजें डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, कि बेटा देखो जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने बनाई, मतलब डोमेन वेक्टर स्पेस, कोडोमेन वेक्टर स्पेस, और एक फंक्शन आपने डिफाइन किया जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो कंफर्म एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैथमेटिक्स के अंदर कोरस्पॉन्ड होती है टू सम मैट्रिक्स। तो दुनिया का कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर है जिसके डोमेन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है n, जिसके कोडोमेन वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है m, तो कंफर्म इसके कोरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स आपको मिलेगा। आई डिनोट दिस मैट्रिक्स मैट्रिक्स T, जिसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n। नाउ दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोरस्पॉन्डिंग टू T। अब ये मैट्रिक्स कैसे बनता है, ये थोड़ा सा हमारे डिफरेंट जो हमने वीडियोस अपलोड की हुई है, जो हमारी वीडियोस है, जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हमने आपको ये दी है कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग आप एक मैट्रिक्स कैसे डेवलप करते हैं। बस इतना ध्यान रहे, जो डायमेंशन कोडोमेन की होती है वो नंबर ऑफ रो बनते हैं, और जो डायमेंशन डोमेन की होती है वो नंबर ऑफ कॉलम्स बनते हैं। ऐसा क्यों होता है, यह आपको उन वीडियोस में जाके देखना पड़ेगा। डन। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था कि अगर आपके पास 2 वेक्टर स्पेसिस है तो उनके बीच में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन होता है, बट वो कोई ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं होता, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? जो इन दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करता हो। और हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग कंफर्म एक मैट्रिक्स मिलता है जो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक्चुअली में जो आपको पहला असाइनमेंट मिला है उसमें डायरेक्ट उसने ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया, ना ये बोला कि कैसे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनाते हो, डायरेक्ट आपसे मैट्रिक्स ही पूछा गया है। तो इसके और बहुत सारे अनदर वेज हो सकते हैं, थ्योरेटिकली वे अलग होते हैं, और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उनका फॉर्मेट अलग है। फॉर्मेट अलग क्यों है समझा देता हूं। जब हम ये मैट्रिक्स बनाते हैं ना तो इसके लिए हमें डोमेन और कोडोमेन जो वेक्टर स्पेस है उनके बेसिस की नीड होती है। अगर बेसिस नहीं दिए हैं तो डायरेक्ट हम मैट्रिक्स थ्योरी का यूज करके भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो आपके पूरे असाइनमेंट में कहीं पे भी डोमेन और कोडोमेन वेक्टर स्पेस का जो बेसिस है वो डिफाइंड नहीं है। हो सकता है अगला असाइनमेंट आए उसमें उस थ्योरी पे क्वेश्चन मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहीं पे हैं। चलिए जी, तो अब मैं आपका मेरे बच्चों क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। देखिए कैसे। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है,
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के एग्जाम्पल है इन आर स्क्वायर, मैंने आपको बोला था। तो वो कह रहा है कि स्ट्रेचिंग ट्रांसफॉर्मेशन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आप ये शो भी करवा सकता है वो, और लेकिन वो यहां पे शो नहीं करवा रहा है, वो स्ट्रेचिंग ट्रांसफॉर्मेशन का आपसे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पूछ रहा है। हालांकि उसने स्ट्रेचिंग ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर दी। क्या है स्ट्रेचिंग ट्रांसफॉर्मेशन? वो आर स्क्वायर के किसी भी एलिमेंट एक्स कोमा वाई को स्ट्रेच करता है, मतलब कांस्टेंट मल्टीपल करता है एम का। तो एक्स वाई पे जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? एम एक्स कोमा एम वाई, मतलब सीधा सीधा उसने आपके एक्स वाई में स्केलर मल्टीपल कर दिया एम का। एम की वैल्यू एनी सम स्केलर हो सकती है, दैट्स इट। अब वो कहता है इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको मैट्रिक्स बनाना है। अब मैट्रिक्स कैसे बनता है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, अब मैं थोड़ा सा आपको मेरे बच्चों एक बार समझाना चाहूंगा। देखिए कैसे। तो मेरे बच्चों एक्चुअली में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से है। वो कह रहा है कि मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन टी बनाना चाहता हूं, टी जिसका डोमेन है आर स्क्वायर और जिसका रेंज भी आर स्क्वायर है। बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। मैंने कभी ये तो बोला नहीं है कि भाई जो डोमेन वेक्टर स्पेस है वो कोडोमेन वेक्टर स्पेस से डिफरेंट होना चाहिए, सेम भी हो सकता है। तो वो पता है क्या कर रहा है, वो एक्चुअली में टी ऑफ एक्स वाई को डिफाइंड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एम एक्स कोमा एम वाई फॉर सम एम बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप अगर चाहो तो ये कह सकते हो फॉर एम विच इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब एक्चुअली क्या होगा ना, ये जो चीजें होती है ना, छोटी सी बातें, जैसे मैंने स्टैट्स में बोला था आपको कि बेटा सैंपल स्पेस में एक एलिमेंट नहीं हो सकता, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला सर किताब में लिखा है। बिल्कुल लिख सकता है, मना नहीं कर रहा हूं। अगर आप मेजरेबल थ्योरी पढ़ रहे हैं तो सैंपल स्पेस में वो एक एलिमेंट मेजर कर सकता है, बट आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे अगर वर्क कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस में कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए। ऐसा ही यहां पे है। उसने बोला है कि जो एम है वो स्केलर है, तो बहुत सारे राइटर, बहुत सारे मैथमेटिशियन ये मानते हैं कि अगर आप किसी को स्केल्ड कहते हो तो वो कभी 0 नहीं हो सकता, और कुछ कहते हैं नहीं नहीं आप 0 का भी मल्टीपल कर सकते हैं। तो बेटा ये ना बहुत सारे थॉट्स होते हैं, तो इसमें कोई अच्छाई और बुराई नहीं होती, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना मैथमेटिक्स को। तो आप किस थॉट्स को बिलोंग करते हैं वो चीजें मैटर करती है। तो सरासर ये नहीं होता कि अब आप किसी भी टीचर को देखेंगे, मैंने तो हिम्मत करके लिखा है ना कि बेटा रियल नंबर लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर आप जाओगे तो नॉन जीरो रियल नंबर होता है, तब इसको स्केल्ड माना जाता है। तो अब अगर कोई लिखेगा ही नहीं, कुछ आपको बताएगा ही नहीं, कुछ समझाएगा ही नहीं, तो आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं क्या गलत है और क्या सही है। अगर कोई टीचर समझा रहा है कि बाबू अगर आप मेजरेबल थ्योरी पे काम करोगे तो सैंपल स्पेस में आप एक एलिमेंट मान लेना, क्योंकि वो मेजर कर रहा है। हम प्रोबेबिलिटी जब डिफाइन करते हैं तब मेजर नहीं करते, तब डिफाइन करते हैं, तो मजबूरी है आउटकम 2 होने ही पड़ेंगे, क्योंकि मेजर नहीं कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में होती हैं। इनको ऐसा लोड ना लिया करो कि सुधीर सर आपने ये क्या बता दिया। बेटा सुधीर सर ने बहुत कुछ पढ़ा है तो बता रहे हैं सुधीर सर। तो चलिए, ये जो एम होता है वो सम स्केलर होता है। अब इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ये है कि आपका एक पॉइंट था आर स्क्वायर में एक्स कोमा वाई, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो रही थी थ्रू द एक्स एक्सिस, और आपने इस पॉइंट में एम की मल्टीपल करके इसको यहां पे ट्रांसफॉर्म कर दिया और एक नया पॉइंट आ गया एम एक्स एम वाई। सो बेसिकली जो सिस्टम डिफाइन हो रहा है वो इस पॉइंट को यहां पर ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी वो ये बनेगी। अब वो कह रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स बनाइए। आप समझ गए? ट्रांसफॉर्मेशन तो ये बना दी मैंने, और आपको ग्राफिकली भी समझा दिया कि यहां से वो यहां ट्रांसफॉर्म कर रहा है इसको, लेकिन उसका सवाल यह है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बनाइए। तो सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखिए, डोमेन की डायमेंशन क्या है? 2। लकीली कोडोमेन की डायमेंशन भी 2 ही है, तो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनना चाहिए? 2 क्रॉस 2। बट अगर डोमेन की डायमेंशन डिफरेंट होती, कोडोमेन की डायमेंशन डिफरेंट होती, तो आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा
वो अभी मैंने 5 मिनट पहले आपको समझाया। तो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन काम करती है ऐसे ही मैट्रिक्स काम करता है, कोई बात नहीं। एक चीज का मेरे बच्चों जीवन में हमेशा आप याद रखिएगा, जब भी कोई यूक्लिडियन वेक्टर लिखा जाता है, चाहे वो आर स्क्वायर का हो, आर क्यूब का हो, आर 4 का हो, किसी का भी हो, यूक्लिडियन वेक्टर हमेशा एक कॉलम वेक्टर होता है। बी केयरफुल, जब भी आप वेक्टर कंसीडर करते हो, यूक्लिडियन वेक्टर कंसीडर करते हो, तो वो हमेशा कॉलम वेक्टर होता है। ऐसे लिखा जाता है, ऐसे x1 x2 x3। सपोज R3 का वेक्टर लिख रहे हो, तो जो ये वेक्टर लिख रहे हो ये हमेशा कंसीडर होता है 3x1, ऐसे। बी केयरफुल, समझ गए ना। अब यहां मैं वेक्टर लिख नहीं रहा, यहां तो मैं टी अप्लाई कर रहा हूं वेक्टर एक्स वाई पे, लिखा ऐसे जाता है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये काम की बात है। चलिए, अब इतना आपको गारंटी मिल गई, जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 2x2 का मिलेगा। तो हम मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं कि टी के कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स होगा ए बी सी डी, और वो ट्रांसफॉर्म करेगा किसको, एक्स वाई को ट्रांसफॉर्म करेगा, और किस में ट्रांसफॉर्म करेगा, एम एक्स और एम वाई में ट्रांसफॉर्म करेगा, वेयर एम इज सम रियल नंबर, है ना। अब वही फिर से बात आएगी, एम इज व्हाट, ए स्केलर। तो कुछ राइटर जीरो को स्केलर में मानते हैं और कुछ राइटर जीरो को स्केलर में नहीं मानते हैं। तो ये एक मैथमेटिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है। तो कुछ राइटर अगर लिख देंगे कि एम नेवर बी जीरो, और सुधीर सर ने यहां जीरो कंसीडर कर लिया, तो बुरा नहीं मानना है, ऐसा होता है। स्केल्ड, कुछ लोग कहते हैं कि जीरो स्केल्ड हो ही नहीं सकता, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं जीरो स्केल हो सकता है, आप जीरो की मल्टीप्लाई कर दीजिए सब कुछ जीरो हो जाएगा, स्केल्ड हो सकता है। तो इसमें सुधीर सर का कोई गलती नहीं है, वो मैथमेटिक्स जंत अलग अलग ऐसे डिफाइन करते हैं कभी कभी चीजों को। चलिए कोई बात नहीं। तो अब इस मैट्रिक्स को एक्चुअली मुझे बनाना था, तो मैं कह रहा हूं सिंपली जरा एक बार सोल्व करके दिखाना इस चीज को। कैसे करोगे, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम एक्स। भाई इसकी मल्टीप्लाई करी, इसकी मल्टीप्लाई करी, इक्वेट कर दिया। सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एम वाई। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है मेरे बच्चों। अगर दोनों इक्वेशन को सोल्व करूं तो मुझे लग रहा है कि ए की वैल्यू m हो जाएगी और b की वैल्यू 0 हो जाएगी, ओके। c की वैल्यू 0 हो जाएगी और d की वैल्यू m हो जाएगी। आप चाहो तो चेक करके देख लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही आप चेक करके ये ए बी सी डी आपने निकाला, तो मेरे बच्चों जो मैट्रिक्स था ना, जिसको आप मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कोरस्पॉन्डिंग कह रहे थे, वो मैट्रिक्स क्या बनेगा मेरा, आप चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिख लीजिए, डजंट मैटर। द मैट्रिक्स कोरस्पॉन्डिंग टू दिस टी किसके बराबर होगा मेरे बेटा, m 0 0 m, दैट्स इट। पता है ना कैसे आया, ऐसे आया है। और इसकी जितनी भी बैकग्राउंड हो सकती है सबके बारे में हमने बात करी। चलिए मेरे बच्चों, ये रहा, ठीक है जी, m0 0 m, बिल्कुल आ गया। डिस्कशन खत्म, आगे चलते हैं। अगला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है रोटेशन बाई 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज इन आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रोटेशन बाई 90 डिग्री लिखा है, कल को 60 डिग्री लिख देगा, कल को 120 डिग्री लिख देगा। तो आप एक काम कर लो, रोटेशन बाई एनी एंगल गामा डिग्री कर लो, कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज गामा डिग्री रोटेट करता हूं तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी वो एक बार देख लो, और उसके कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या बनेगा वो एक बार देख लो। अब यहां असाइनमेंट में तो पर्टिकुलर आ गया 90 डिग्री। हम 90 डिग्री क्यों पढ़े, हम थीटा या गामा पढ़ लेते हैं एक बार और फिर देख लेते हैं क्या पोजीशन बनेगी। तो बिल्कुल सिंपल है, कैसे देख लेते हैं, देखिए। तो रोटेशन करना है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। चलिए, तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों ये हो क्या रहा है वो समझिए। सबसे पहले तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे हैं टी आर स्क्वायर से लेके आर स्क्वायर पे, ठीक है जी, आर स्क्वायर से लेके आर स्क्वायर पे। बना कैसे रहे हैं, टी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश। अब मुझे पता नहीं एक्स डैश वाई डैश क्या है, ये तो मुझे निकालने हैं, लेकिन मुझे एक बात पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी है
जो किसी भी वेक्टर को 90 डिग्री या गामा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो चलिए जी आइए, तो मान लीजिए आप इनिशियली यहां पे है, तो ये पॉइंट हो गया आपका एक्स कोमा वाई, और आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म होने से पहले आप मान लीजिए कि आप एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर थे। उसने कहा कि आप एंटी क्लॉकवाइज आप गामा डिग्री आप रोटेट हो जाइए एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो लेंथ है इस वेक्टर की लेके यहां से यहां तक, ये तो बिल्कुल सेम बनेगी एग्जैक्टली, बट जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाएंगे। तो मान लीजिए आई डिफाइन दिस कोऑर्डिनेट एक्स डैश और वाई डैश, और ये कैसे है, जहां पे आप ओरिजिनली थे ऑलरेडी आप थीटा एंगल पे थे, लेकिन वहां से आपको रोटेट होना है 90 डिग्री या गामा डिग्री। तो गामा डिग्री मैंने ऐड कर दिया इसमें क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज होना है। चलिए ठीक है, अब क्या हुआ, आप एक्स वाई से चले और कहां पहुंचे, एक्स डैश और वाई डैश, और एक्स डैश वाई डैश क्या है, कुछ ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए, अच्छा पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में आपने चीजें समझी होंगी। क्या होता था, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, शायद ये चीजें पढ़ी होंगी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल एक्स डैश इज व्हाट, आर कोस थीटा प्लस गामा, वाई डैश इज व्हाट, आर साइन थीटा प्लस गामा। जरा बच्चों एक बार चेक करना, बिल्कुल सिंपल, जब आप एक्स डैश जाओगे तो टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस गामा। तो ऐसे मैंने थोड़ा सा काम कर लिया, बिल्कुल सिंपल। तो एक बात बताइए, एक छोटा सा अगर मान लीजिए मैं आपसे बात पूछूं कि मेरे बच्चों एक बार जरा एक्स डैश मुझे बताना किसके बराबर होगा, तो शायद आप एक सेकंड में मुझे कहोगे सुधीर सर एक्स डैश है आर कोस थीटा प्लस गामा। अब मेरा एक सवाल है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप क्या बना सकते हैं, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या बनेगा, आर कोस थीटा कोस गामा माइनस साइन थीटा इंटू साइन गामा। बिल्कुल एकदम क्लियर है और सिंपल है। इसको आप लिख लीजिए कैसे, आर कोस थीटा इंटू कोस गामा माइनस आर साइन थीटा इंटू साइन गामा। फटाफट लिख रहा हूं मैं, आप जहां अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों चलो लिखो नहीं, वो फटाफट काम करिए, उतना समय नहीं होता है। अब आर कोस थीटा आपको पता है एक्स है, और आर साइन थीटा आपको पता है वाई है। तो यहां से आपको एक्स डैश मिल गया किसके बराबर, आर कोस थीटा किसके, एक्स के, एक्स कोस गामा माइनस वाई साइन गामा, एक्स को गामा माइनस वाई साइन गामा। तो थीटा गायब हो गया, क्योंकि थीटा इनिशियल एंगल क्या था उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो कह रहा है कि जो भी हो एक्स वाई को रोटेट करिए गामा डिग्री एंगल, तो लेकिन जो भी एक्स वाई अगर पोलर कोऑर्डिनेट में होगा तो कहीं ना कहीं तो इंक्लाइंड होगा ना, तो वो मैंने सपोज टू भी थीटा मान लिया था, इसमें क्या प्रॉब्लम है, बाद में जाके वो इफेक्ट उसका हट गया, कोई बात नहीं। तो मेरे बच्चों सिमिलरली क्या मैं ये कह दूं कि जो y डैश होगा बाय द सेम लॉजिक, दिस इज y कोस गामा प्लस x साइन गामा। आप चाहो तो बाय द सेम मैनर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो मेरे बच्चों जो रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन बनी सबसे पहले वो लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगले असाइनमेंट में आपसे रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन पूछ ले विद एंगल गामा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू ना दे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो दिस एक्स वाई इज व्हाट, एक्स डैश वाई डैश। अब एक्स डैश की वैल्यू यहां से डाल लो, क्या है, एक्स कोस गामा माइनस वाई साइन गामा कोमा वाई कोस गामा प्लस एक्स साइन गामा। चलिए जी, आपको रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन मिल गई, बिल्कुल सिंपल था, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था। अब क्या हुआ, यहां पे पर्टिकुलरली आपको क्या दिया गया है, यहां पे पर्टिकुलरली आपको क्या दिया गया है, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यस और नो, गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल सिंपल। अब
कोस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री आपको पता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेरे बच्चों क्या मिलेगी? टी ऑफ एक्स कोमा वाई। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा मतलब टिपिकल टास्क इसमें नहीं है। आप वैल्यू डालिए तो ये हो जाएगा माइनस के वाई कोमा एक्स, माइनस के वाई कोमा एक्स। बेटा चेक करो एक बार, ठीक है जी। अब ये तो ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, तो थोड़ा मैंने समय लगाया ताकि जर्नल एंगल पे हम बात कर सके। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, आपका ये काम हो जाएगा, समझ गए। अब अगर मान लो वो गामा की वैल्यू 32 डिग्री दे दे, 35 डिग्री दे दे, तो वो डायरेक्ट आप इसमें डालेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। अब बारी आती है इसके मैट्रिक्स की। वेरी सिंपल, इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा? सबसे पहले तो किस ऑर्डर का बनेगा? 2 क्रॉस 2। तो कैसे मानेंगे 2 क्रॉस 2 को? ए बी सी डी नाउ इनटू एक्स वाई। नाउ दिस इज व्हाट? माइनस के वाई एक्स। बी केयरफुल, टी के प्लेस पे मैट्रिक्स आ गया, एक्स वाई आ गया, लेकिन एक्स वाई ट्रांसफॉर्म किस में हो रहा है? माइनस के वाई एक्स में। तो माइनस के वाई एक्स सोल्व करो जरा। सोल्व करोगे जब मेरे बच्चों, तो क्या आएगा? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, और सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एक्स। चलिए, तो मेरे अकॉर्डिंग ए की वैल्यू हो गई 0 और बी की वैल्यू हो गई -1, और यहां पे सी की वैल्यू हो गई 1 और डी की वैल्यू हो गई 0। तो मैट्रिक्स क्या मिला? 0 -1 1 और 0। वेरी सिंपल। और इन जर्नल अगर बात करनी है तो आपके सामने ट्रांसफॉर्मेशन ये चलेगी, इससे मैट्रिक्स बनेगा। लेकिन वो इन जर्नल बात फाइनल एग्जाम में करेगा, असाइनमेंट में, ट्यूट में, वो सब नॉर्मल चीजें करेगा। तो आप इसको देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और देखिए ये रहा, यही आया था। और अगर मैं थीटा को थीटा इन जनरल मान लूं, तो जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बनाई थी ना, मैंने बोला इन जनरल, तो आपकी ये बन जाएगी। बस इसने थीटा माना है एंगल और मैंने गामा माना है एंगल, तो मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा वो बन जाएगा कोस गामा माइनस के साइन गामा और कोस गामा। दैट्स इट, बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, सिमिलरली आप थर्ड डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी कर सकते हैं, लेकिन थर्ड डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर करोगे तो एक डायमेंशन आपको फिक्स करेंगे, उसने यहां पे जेड को फिक्स कर दिया, सिर्फ एक्स मतलब जेड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्स प्लस एक्स वाई प्लेन को रोटेट किया है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन चेंज होगा, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ ये वाला पोर्शन चेंज होगा। बिल्कुल आप एक्सटेंड कर सकते हो। चलिए, थर्ड देखिए मेरे बच्चों, क्या है? रिफ्लेक्शन है अक्रॉस द लाइन 45 डिग्री। तो रिफ्लेक्शन है अक्रॉस द लाइन 45 डिग्री। चलिए आइए, सिंपल है बिल्कुल। थर्ड पॉइंट आपका, तो सबसे पहले तो 45 डिग्री एंगल में रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मान लीजिए 45 डिग्री एंगल ये है, तो ये x है और ये y है। 45 डिग्री एंगल है तो इसका मतलब x इक्वल टू वाई बनेगा, कंफर्म बात है, समझ गए। तो आप इन जर्नल अगर कोई पॉइंट लेंगे x कोमा y और 45 डिग्री एंगल पर अगर रिफ्लेक्शन होगा तो इसका रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली कहीं यहां पड़ेगा और ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे yx। अब यहां से चलोगे यहां पहुंच जाओगे, यहां से चलोगे यहां पहुंच जाओगे, क्योंकि लाइन जो है वो 45 डिग्री में रिफ्लेक्शन है। कल को 30 डिग्री में रिफ्लेक्शन भी पूछ सकता है, किसी भी डिग्री पे रिफ्लेक्शन पूछ सकता है, लेकिन जो आज 40 डिग्री पे रिफ्लेक्शन लिख रहा हूं वो इन जर्नल नहीं। फिर अगर इन जर्नल पूछोगे तो इन जर्नल मुझे सोल्व करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन सुधीर सर आर स्क्वायर से लेके आर स्क्वायर पे बनेगी, पहली बात। दूसरा, टी ऑफ एक्स वाई बनेगा y ऑफ x के। तो अगर आप पॉइंट को समझे, टी ऑफ एक्स वाई अगर y x के बराबर बनेगा तो ये समझ गए होंगे क्यों बनेगा। अब मैं कह रहा हूं इसका मैट्रिक्स बनाइए। मैट्रिक्स कैसे बना सकते हो? ए बी सी डी, बिल्कुल सेम, बस आपको ट्रांसफॉर्मेशन बनानी आनी चाहिए। एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा? वाई एक्स। सोल्व करो भाई। तो मेरे बच्चों, जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे, ए एक्स प्लस
बी वाई इज इक्वल टू वाई और सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एक्स। सोल्व करिए, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 और मेरे बच्चों डी की वैल्यू 0। तो मैट्रिक्स ऑफ ए या मैट्रिक्स ऑफ टी क्या बना? 0 1 1 0। दैट्स इट। बिल्कुल भी आपका टाइम ज्यादा नहीं ले रहा हूं, ना ज्यादा वेस्ट करने के मूड में हूं, फटाफट देखिए। एक्चुअली प्रॉब्लम डी स्कूल में मुझे क्या लगती है, वो ये लगती है कि भाई पहले बच्चों को, एक्चुअली गलती उनकी भी नहीं है, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो बच्चों को पहले थोड़ा पढ़ा दिया करो, समझा दिया करो, उसके बाद आप कुछ ऐसा पूछो, फिर तुम चाहे जितना मर्जी टफ पूछो, लेकिन पहले उनको समझा दो। समझाना थोड़ा दिक्कत होती है यहां पे, और क्वेश्चंस ये कुछ भी पूछते हैं, तो कुछ भी पूछना एक्चुअली अच्छी बात है, तभी आप लोग तैयार होते हैं। जब कुछ भी बताने के लिए तैयार होते हो, सिस्टमैटिक चीजें बताने के लिए तैयार होगे तो थोड़ा उतना अच्छा तैयार नहीं होता है बच्चा। चलिए खैर आगे चलते हैं मेरे बच्चों। शायद यही था ना, ये रहा, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 0। लिख दिया, बात खत्म। अब अगला है मेरा प्रोजेक्शन ऑन टू द एक्स एक्सिस। क्या है? प्रोजेक्शन ऑन टू द एक्स एक्सिस। तो प्रोजेक्शन थोड़ा आपको समझा देता हूं यहीं पे, बाकी चलो वहां पे कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे है और आपने कोई वेक्टर ये लिया एक्स कोमा वाई, इसका प्रोजेक्शन आपको सपोज एक्स एक्सिस पे देखना है, तो सीधा यहां से परपेंडिकुलर डाल दो। ठीक है, इसको हम प्रोजेक्शन बोलते हैं फिलहाल। कल को हम इसको ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बोलेंगे, कल को हम इसको ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन बोलेंगे, राइट। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां पे होगा? एक्स वाई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा यहां पे एक्स कोमा 0 पे, एक्स वाई ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा एक्स कोमा 0 पे, क्योंकि यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, वो कह रहा है ना कि प्रोजेक्शन करना है ऑन टू द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस कहां पे वर्क करेगा? यहां पे वर्क करेगा। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, चलिए बेटा। तो अच्छा, यहां पे मैं एक बात बताने की सोच रहा था आपको, जैसे लिखा ना प्रोजेक्शन ऑन टू द एक्स एक्सिस, और ट्रांसफॉर्मेशन सर ने ये लिखी है, ये नहीं होती। बात समझिए, ये तब होती है जब स्पेसिफिक प्रोजेक्शन होता है, जिसको कहते हैं ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। तो शायद यहां कहीं पे भी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की बात नहीं हुई, किसकी हो रही है? प्रोजेक्शन की बात हो रही है। पर चलिए ठीक है, ये बेनिफिट हम ऑफ डाउट मान लेते हैं कि भाई चलो सर का ऐसा सेंस होगा। तो बहुत बार बेटा ऐसी चीजें लिखी जाती है जिसका सेंस वैसे वो नहीं बनता है जैसा बनना चाहिए, तो उसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ सर किताब ने ऐसा लिख दिया होगा जबकि इसका मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल ये गलतियां माइनर है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो क्या है आपका जो फोर्थ असाइनमेंट है, वो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन एक्स वाई का यहां पे कर दिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन ये बन गई। अब बारी आती है कि सुधीर सर इसका मैट्रिक्स, वेरी सिंपल, आप देखिए तो सही, ए बी सी डी एंड दिस इज व्हाट? एक्स वाई। नाउ दिस इज व्हाट? एक्स 0। समझ गए जी? अब जरा करना एक बार मल्टीप्लाई या सिंप्लीफाई इसको करना, तो क्या आएगा? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एक्स, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। सोल्व करिए मेरे बच्चों, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0, ओके, सी की वैल्यू 0 और मेरे बच्चों डी की वैल्यू भी 0। तो मैट्रिक्स क्या बनेगा? 1 0 0 0 बनने वाला है। दैट्स इट। समझ में आया? तो बिल्कुल सारे जो क्वेश्चंस हैं, जो सिचुएशंस है आपके सामने, अंडर कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, क्यों होती है। तो अगर आप सुधीर सर की क्लास को देखेंगे तो मैं पहले 2-3 क्लास तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे ही समझाता आपको कि इकोनॉमिक्स में इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, अगर आप रोटेट कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो इनका क्या मीनिंग होता है, क्या सेंस होता है इनटू द इकोनॉमिक्स। ये तो प्योरली मैथमेटिक्स की बात चल रही है। अब आपका असाइनमेंट है तो बेटा डिस्कस तो करना ही पड़ेगा। चलिए, तो फोर्थ हो गया। अब आता है प्रोजेक्शन ऑन टू द एक्स वाई प्लेन इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब एक्स वाई जेड को प्रोजेक्शन कर रहा है, और बी केयरफुल, यहां पर भी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ही यहां ट्रांसफॉर्म होता है
जर्नल प्रोजेक्शन यहां ट्रांसफॉर्म नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, वो हमने मान लिया कि गलती हो गई होगी। तो बिल्कुल सेम सिनेरियो। तो वो कह रहा है कि एक्स वाई जेड है और उसको ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन करना है ऑन टू द एक्स वाई प्लेन। तो जो जेड कैटेगरी है ना वो जीरो हो जाएगी, और जो ज्योमेट्री है वो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो यहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी वो R3 से R3 पर बनेगी। और कैसी बनेगी? T ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई कोमा 0, क्योंकि आपने 3D को एक्स वाई प्लेन पे लाके ट्रांसफॉर्म कर दिया ऑर्थोगोनली। समझ रहे हो? आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया ऑर्थोगोनली। बिल्कुल सिंपल। अब कैसे बन सकता है, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा फास्ट आपको लग रहा होगा क्योंकि डी स्कूल है तो थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा आपको मेरे बच्चों। तो यहां जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आर क्यूब से लेके आर क्यूब पे है, समझ गए होंगे। अब ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई कोमा 0। ठीक है जी, मैट्रिक्स बनाइए, बिल्कुल सिंपल। लेकिन इस बार मैट्रिक्स 3x3 बनेगा जी। क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशनल इसकी है और 3 डायमेंशनल इसकी है। तो कैसे बना सकते हो? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ओके, नाउ एक्स वाई जेड। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? एक्स वाई 0। बन गया जी। लिखो इक्वेशंस। जब 3 इक्वेशंस इसकी लिखोगे वेरी सिंपल वाली, तो क्या लिखोगे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू एक्स। ओके, डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ जेड इज इक्वल टू वाई। ओके, जी एक्स प्लस एच वाई प्लस आई जेड इज इक्वल टू 0। तो पहले वाली इक्वेशन को अगर आप सोल्व करोगे तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0। ओके, दूसरी को करोगे तो डी की वैल्यू 0, ई की वैल्यू 1, एफ की वैल्यू 0। और जब थर्ड को करोगे तो जी भी 0, एच भी 0 और आई भी 0। ये लो, बन गया मैट्रिक्स ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ R3 ऑन टू द एक्स वाई प्लेन। बी केयरफुल। तो मेरे बच्चों, आज की क्लास में 5 क्वेश्चन लेता हूं। नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन आपके खत्म कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझिए। लेकिन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। और बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे बच्चों, अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए किसी भी बात में कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो नंबर पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अपने आप से कोई डिसीजन मत लीजिए, सुधीर सर ये आपने गलत कर दिया। गलत नहीं होता है। तो जहां उन लोगों को ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन लिखना चाहिए, मैंडेटरी है, वहां प्रोजेक्शन लिखने छोड़ रखा है ना। लेकिन मैं समझ गया कि सर ठीक है हो गया, वो आप ऑर्थोगोनल उसको मान के चल रहे होंगे। तो अगर मैं कह दूं नहीं नहीं ये तो स्पेसिफिक प्रोजेक्शन है तो गलती है मेरी। भाई मैं समझ गया, गलत नहीं लिखा होगा, ऑब्वियसली डी स्कूल के प्रोफेसर है, हम लोग 15 साल से डी स्कूल पढ़ा रहे हैं, तो गलत नहीं हो सकता। सेंस क्या बन रही है या आप क्या सेंस समझ रहे हैं, वो चीजें मैटर करती हैं। तो मैं सर को बोलूंगा कि सर ये तो देखो ऑर्थोगोनल होना चाहिए, तो सर बोलेंगे हाँ ठीक है ऑर्थोगोनल लिख लीजिए, जब ट्रांसफॉर्मेशन दी है तो ऑर्थोगोनल ही मान लीजिए, हो गया काम खत्म। तो कोई टेंशन नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए कि क्यों सुधीर सर ने प्रोजेक्शन को ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन करने के लिए बोला है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन तभी बनेगी। बाकी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन थ्योरी तो खैर आपके लिए बहुत मेन है, आप आगे चल के बहुत डेप्थ में इसको पढ़ने वाले हैं। फिलहाल तो ये असाइनमेंट उन्होंने दिया है, किस बेसिस पे दिया है मुझे आइडिया नहीं है, बट दिया है, हम लोग इसको क्विकली सोल्व कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।